वेलकम व्यूअर्स। आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। पंजाब ड्रग चिट्टा, पंजाब चिट्टे की गर्त में घुसा हुआ है पूरा। अभी मणिपुर भी इसी स्थिति में जल रहा है और स्थितियां वैसी ही हो रही हैं। JNK का हाल हम जानते ही हैं। तो ये ड्रग का, ओपियम का, अफीम का क्या रोल है स्टेबलाइज करने के लिए, तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, ओपियम का जैसे मणिपुर जल रहा है, पंजाब तो चिट्टे में गिरफ्त में ही है, तो ये ओपियम का क्या रोल रहा है इन स्टेट्स को डीस्टेबलाइज करने में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां भी एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होता है, बड़ा युद्ध, लंबा युद्ध, या जिसको लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जहां पे होते हैं, वहां पर आप देखिएगा कि अ, ये ड्रग्स का जो रोल होता है वो बहुत अहम हो जाता है। एक उसका ये बाई प्रोडक्ट कह ले, या उसका एक एक बहुत ही एक खतरनाक पहलू जिसको हम कहें। वॉर्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये खतरनाक पहलू जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यू करता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि वियतनाम वॉर में, तो वियतनाम वॉर को कहते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल वॉर, और साइको एक्टिव जो सब्सटेंसेस थे बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुए थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आप गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि लॉस लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का जो बॉर्डर है, हिली एरिया है, वहां पर ये गोल्डन ट्रायंगल उभर के आ गया, जहां ओपीएम कल्टीवेशन आ रहेगा, और जो वॉर का जो ये एक तरह से बाई प्रोडक्ट था, क्योंकि ये इस तरह के साइको एक्टिव जो चीजें हैं, वो वॉर एक बहुत एबनॉर्मल फिनोमिना, जो मैं भी एक आई कम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, मैं फौज में था, 22 साल नौकरी की है फौज में। और तो वॉर का एक ये जो एक ये अनडिजायरेबल एक ये फेसेट है, उसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो मैंने पंजाब में एक जब आप पंजाब की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब वो तार लगे हुए थे, नहीं थे, प्री फेंसिंग, वो भी दौर देखा है, और उसके बाद वाला पोस्ट फेंसिंग वाला भी दौर देखा जब तार लगते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा था कि मेरी जो ऑपरेशनल एरियाज थी वो इसी एरिया में थी, कम से कम 2 टेलीवा, ठीक है। तो हुआ क्या वहां पे कि जब ये पंजाब में जब इंसर्जेंसी चली, सेपरेटिज्म, खालिस्तान बनाने की, तो जब उसको क्रश कर दिया गया, जब उसको क्रश कर दिया गया, तो क्रश करने के बाद दैट गेव राइज टू नार्को टेररिज्म, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा का सारा जो इंसर्जेंसी होता है ना, वो एक इंडस्ट्री होती है, बाहर से पैसा आता है, बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के कोई इंसर्जेंसी नहीं चल सकती, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो जब उसको क्रश कर दिया गया, तो दैट गेव राइज टू नार्को टेररिज्म। और जब कोई फिल्म बन जाए किसी समस्या पर, तो आप ये समझिए कि वो समस्या बहुत सीरियस है। मतलब वो पानी जो है वो नाक के ऊपर चला गया। सही बात। तो आपको मालूम है एक फिल्म बनी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब। पंजाब का ये हाल है कि जो आज 35% हाउस होल्ड जो है पंजाब में, बहुत बड़ा प्रतिशत, 35%, उनमें कम से कम फैमिली में एक आदमी जो है वो सब्सटेंस डिसऑर्डर, वो मतलब वो
ड्रग्स बिल्कुल ट्रेड में। मतलब ड्रग का वो गुलाम बन चुका है, ड्रग डिपेंडेंट हो चुका है। कोई 1300 हाउस होल्ड का एक सर्वे करवाया गया अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 80% जो है वो ड्रग अब्यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है ना। जिसमें हीरोइन जो है वो 20.8%, मतलब हाउस होल्ड में कम से कम एक आदमी, हम्म। 80%। ठीक है ना। तो ये क्या है कि जब ऐसा ड्रग्स का वो आता है तो फिर क्राइम और सेपरेटिज्म, ये दोनों का लिंक हो जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुआ कि इंसर्जेंसी को दबाया गया, नार्को टेररिज्म आया, फिर वो नार्को टेररिज्म गेव राइज टू क्राइम सिंडिकेट्स आने लगे, और फिर दोनों का वो मिलन हो क्राइम गया। सिंडिकेट्स और हाँ, इसका गठजोड़ सेपरेटिज्म हो फिर गया। दोबारा मिलने लगे। तो अब होता क्या है कि इतना बड़ा बिजनेस है कि आप समझिए कि एक एक 1 kg ऑफ हेरोइन अगर एफ पाक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आप लेते हैं तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए है उसका दाम, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है तो उसका दाम हो जाता है 5 करोड़। दैट इज द काइंड ऑफ, क्योंकि वो जो रिस्क बहुत हम्म। सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका एक और कारण था कि जब ये फेंसिंग, जब था फेंसिंग नहीं था, तो पंजाब में गोल्ड स्मगलिंग होता था। हमारे यहाँ कंट्रोल था गोल्ड का, और जब ये इसको कंट्रोल हटा दिया गया गोल्ड पे, तो उसके बाद धीरे 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 ये ड्रग्स आना लगा लगा। और ये आपको मालूम है कि ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, ज्यादा एडिक्टिव है। आपने हम्म। ऐसे ऐसे है कि अगर 2-3 बार आपने ले लिया तो आप जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाएंगे उसके। कोई 100 गांव है पंजाब में बॉर्डर पे, जहां पे उनका ये उनके उनका हेरिडिटरी बिजनेस बन गया है। अच्छा। जी, बहुत खानदानी पेशा। खानदानी पेशा है। और जितने ये आपके ड्रग लॉर्ड्स जो हैं, वो जो ड्रग माफिया है, वो इन्हीं स्मगलर्स पर ज्यादा भरोसा करती है। और कई तरीके हैं, आपको मालूम है। आपने तो ये अभी क्या हुआ कि जब फेंसिंग हो गया तो इन्होंने तरीके बदल दिए। वो जो ना एक फनल टाइप का वो बनाते थे, जैसे आपने उसके ऊपर डाला और वो ऊपर से जंप करवा दिया। पाइपलाइन, जब भी नहीं, एक फनल ऐसा बनाया और उससे वो फिर वो डालते रहे वो। अब तो फिर ड्रोन आ गए सर। हाँ, उसके नहीं, अब ड्रोन आ गए हैं। लेकिन ये सब मतलब रिस्क इसमें भी हैं अभी। ठीक है ना, इनके लिए रिस्क है। तो इन्होंने क्या किया है कि छोटी मात्रा में लोगों को से ड्रग वो करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं। तो आप छोटी मात्रा के ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो उसको पुलिस कहती है कि नहीं नहीं, ये तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि उसको छोटे क्वांटिटीज को उन्होंने मल्टी मतलब स्प्रेड करके मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। कि आप पकड़े गए तो आपको सजा नहीं होगी, भाई हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। मतलब ये जो है ये पेडलर नहीं है, ये पर्सनल कंजम्पशन वाला है। ये इतना बड़ा ये नहीं है, इसको कम से कम सजा दो। तो ये अच्छा। भी लोग कर रहे हैं। आपने लिया जो भी थोड़ी सी मात्रा, हमने ली, उसने लिया, उसने सब ने इकट्ठा करके इसको इट मल्टीप्लाई। हम्म। हाँ, एक जगह पर ला के वो आपको इकट्ठा किया, तो ये भी ये हुआ है। अब चर्च और नारकोटिक्स का जो ये है रिश्ता, देखिए क्या हुआ है। चर्च जो है वो हमेशा ये चाहता है कि समाज में इंस्टेबिलिटी हो, समाज में अफरा तफरी हो, लोग गरीब बने रहें, ताकि वो लोग डिपेंडेंट बने रहें। इसके बिना कन्वर्जन हो ही हो नहीं ही नहीं सकता। सकता। हाँ। ठीक है ना। ठीक है। तो पंजाब तो एक प्रॉस्परस हम्म। स्टेट है,
अब प्रॉस्परस स्टेट को आप कैसे डील करेंगे? तो वहां पे आप देख लो कि जो कन्वर्जेंस जो हो रहा है पंजाब में क्रिश्चियनिटी में, वो जैसे जैसे ड्रग एडिक्शन बढ़ा है वैसे वैसे कन्वर्शन का भी रेट बढ़ा है। सो देर इज एन इंडिपेंडेंस। और आपको मैं बता दूं, ये चर्चेस जितने होते हैं इनको बड़ा स्ट्रिक्ट टारगेट मिलता है, और इनके लिए कोई दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि वो टारगेट अपना पाने के लिए जिसको वो कोई ऐसा गंदा तरीका को, मतलब वो किसी चीज को पाप नहीं मानते। बस उनको अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है। ठीक है। तो होता क्या है कि पंजाब में और कई रीजंस है। एक तो पंजाब में एक स्पिरिचुअल वैक्यूम, ठीक है ना। आपको मालूम है गुरु नानक देव महाराज ने एक बड़ा इगैलिटेरियन एक रिलीजन बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पूरा हाईजैक कर लिया। बिल्कुल। जब हाईजैक कर लिया तो वहाँ कहीं पे वो गुरुद्वारों से भी स्पिरिचुअलिज्म, मतलब लोगों ने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया पूरा, उसमें गुरुद्वारों पे कब्जा करके उसको। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो इगैलिटेरियनिज्म था, जो एक एकता की भावना थी, जो कि जिसमें हर इंसान को एक इंसान के रूप में, और ऑलमोस्ट 30, मोर देन 30% वहां पर जो लोग हैं वो आज के, अगर उसमें आप टर्मिनोलॉजी लगाए राहुल गांधी के, तो वो दलित थे। तो इसीलिए वहां आप देखोगे कि डेरा, जितने डेरास थे उनका बड़ा आ, बोलबाला, मतलब वो बहुत अट्रैक्ट करते थे इन लोगों को कि उन कहीं पे वो उस स्पिरिचुअल वैक्यूम का और ड्रग्स का जो फायदा है वो चर्च ने उठाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो देखिए, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं वहां पे ये जो सिंथेटिक ड्रग्स का जो ये है वो वहां पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है सिंथेटिक ड्रग्स से। आ, अगर आप वर्ल्ड वॉर टू ले लें तो जर्मनी में एक परविटीन, यानी कि वो ब्लू मेथ जो एक ड्रग्स होता है उसका एक वो था, डेरिवेटिव था। यूएस ने भी परविटीन जो है वो वियतनाम वॉर में यूज किया। अभी जब यहाँ पे यूक्रेन में हो रही है ये, लाइक, तो डोंटेस्क के जो यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं और खाराकीव में, ये अभी रशिया के कब्जे में है। तो उन्होंने का कहा, मतलब पाया गया है कि वो एक कॉम्बैट ड्रग्स, यानी कि युद्ध के लिए स्पेशली डिजाइन ड्रग्स उनके मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या उसका नाम है? कैप्टागॉन। कैप्टागन गॉन जो है वो एफिटेमाइन का वो एक डेरिवेटिव है। ठीक है ना। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो नेशनलिस्ट है, यूक्रेनियन नेशनलिस्ट, ये केमिकल करेज, सब टर्मिनोलॉजी की केमिकल करेज पे ये फाइट फाइट कर रहा है। तो आपको मैंने बताया, वियतनाम वॉर का भी बताया मैंने। अमेरिकन सिविल वॉर में 1760, अमेरिकन सिविल वॉर, उस समय भी ये मॉर्फिन का बहुत उपयोग। तो एक तो सोल्जर्स को अफीम की वो पानी पिलाई जाती थी, और मॉर्फिन का बहुत एडिक्शन हो गया था उसको। कई लोग अमेरिकन सिविल वॉर को मॉर्फिन वॉर भी कहते हैं। ठीक है। अगर आप यूक्रेन का ले लें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स लोग वहां पर हेरोइन लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा। दैट इज द बिग। ये अब हुआ क्या, क्योंकि जंग चल रही है, डी एडिक्शन का कोई वो साधन नहीं है, वो जो साधन थे वो सारे इधर उधर हो गए हैं, बिखर गए हैं।
तो उसका उसका भी असर पड़ रहा है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कॉन्फ्लिक्ट और ड्रग्स का आपस में क्या संबंध है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो पंजाब के बारे में तो आपको मैंने उदाहरण दिए, कुछ कारण बताए, ये मणिपुर में आखिर क्यों हो रहा है? तो मणिपुर में आप अगर देखें तो इसका कारण है कि जो ओपीएम कल्टीवेशन जो है, कुकी एरिया, मतलब ये इम्फाल वैली है, चारों तरफ वो हिल है। हिल है, यहाँ पे कुकी है, नागर, ये म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ है। इस एरिया में पूरा ओपीएम कल्टीवेशन हो रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो गोल्डन ट्रायंगल है, लॉस, थाईलैंड और म्यांमार की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या हुआ कि लॉस और थाईलैंड ने बड़ा क्रैकडाउन किया ये ओपीएम कल्टीवेशन। और दूसरा क्या हुआ कि वो सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ चले गए। तो ये जितना गोल्डन ट्रायंगल का जो ओपीएम कल्टीवेशन जो था ना, वो यहाँ शिफ्ट हो वो गया। शिफ्ट हो गया आपके म्यांमार के एरिया में। ठीक है। अब म्यांमार की जो रूलिंग हुंटा जो है, मिलिट्री हुंटा जो है, उनका कहना था कि भाई ऐसा है कि जितने ये एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, अगर म्यांमार ले लें आप, तो बीच में एक जिसको इनर बर्मा कहते हैं, वो सारे बौद्ध मानने वाले लोग हैं, 70% बौद्ध। लेकिन चारों तरफ ये एथनिक क्रिश्चियन। ग्रुप्स हैं, उनके मिलिशिया क्रिश्चियंस हैं। जैसे क्रिश्चियंस भी एरकनीज हैं, मान लीजिए नीचे, तो उसमें बौद्ध भी हैं। आ, उसके नीचे मतलब उधर रोहिंग्यास थे, कुछ मुसलमान हैं, चिन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो म्यांमार नागा हिल्स में है वो क्रिश्चियन है, सब बैप्टिस्ट चर्च वाले हैं। कचिन्स जो है, अगर आप, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं अगर आप वेस्ट से ऐसे नॉर्थ की तरफ गए तो चिन्स, फिर कचिन्स, फिर इधर आ गए आप करेनीज, ये सारे शांस, ये तो ये सारे के सारे इनकी अपनी अपनी फौज। तो म्यांमार की जो भी डिस्पेंसेशन थी, उनकी रूलिंग हुंटा थी, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम लोग तंग मत करना, तुमको जो करना है करो, अपना मेंटेन करो, हम बस हमसे अलग हम तुमको नहीं होने देंगे, जो करना है अपना करो, और जो अफीम का खेती करते हो जो करना है अपना आप चलो उसको जारी रखो। करते हो। सो नाउ व्हाट इज हैपेंड इज कि ये पूरा का पूरा जो गोल्डन ट्रायंगल से, या मेजर पार्ट ऑफ द ओपीएम कल्टीवेशन जो है, ये चिन एरिया जो आपके मणिपुर और मिजोरम से लगा है, उस एरिया में शिफ्ट कर दिया। समझे कि नहीं? तो वहां पे शिफ्ट करने से अब क्या हुआ कि कई लोग ये कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि चर्च का इसमें हाथ है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, और पहले भी ये बात मैंने कही कि चर्च आप इंड्यूस करके नहीं कन्वर्जन करवाता, लोग अपनी ये खुशी से करवाते हैं। चर्च अगर नहीं होता तो नागालैंड में तो अभी तक हेड हंटिंग होता रहता। अगर चर्च का इतना ही प्रभाव है लोगों पर, तो क्या ये ओपीएम कल्टीवेशन नहीं बंद करवा सकते? सही बात है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ। मिजोरम में जितनी कुछ जो समाज को लेके, सामाजिक पहलुओं को लेके जितनी नीतियां बनती हैं, वो पूरा चर्च के डिक्टेट पे बनता है। जैसे कि एक बार इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर प्रोहिबिशन है, और चर्च का तो मालूम है उनका लैंग्वेज, पुअर पीपल, इनको नहीं, दे डोंट नो कितने दारू पीनी है, तो ये सब के सब जो है, मतलब ये नहीं इनको मालूम है, तो इनसे दूर रहना चाहिए। उसका अंजाम ये हुआ कि ड्रग कंजम्पशन वो बढ़ गया। और तब मुझे लगता है कि जहां भी लोग यहाँ हमारे देश में ये प्रोहिबिशन ये करते हैं, पता नहीं उसमें ड्रग माफिया को हाथ है कि नहीं। क्योंकि ये देखा गया है कि जहां भी आप
अल्कोहल को आप बंद करेंगे। ये चीज बढ़ेगी। मैं बिहार में देख रहा हूँ, हाँ। लड़कियां वो आर टेकिंग ड्रग्स, क्योंकि ये दोनों डेविल हैं। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, दोनों इविल हैं, तो कौन, विच इज द लेसर इविल? हम्म। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मेरे मित्र थे, आसाम राइफल्स में थे, तो वो कह रहे थे कि उनकी बटालियन जो थी मिजोरम में थी, और जो वहाँ के स्टेडियम है ऑइजॉल की, वो उनके जिम्मे में आता था। तो एक रात में एक दिन वहाँ पे गए एज अ ड्यूटी ऑफिसर, और चेक करने, तो कहीं से स्टेडियम के अंदर से कुछ गिगलिंग की आवाज आई। तो उन्होंने पीप करके देखा, तो पीप करके देखा तो पाया कि, और ये मैं आपको अर्ली 90s की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने देखा कि 1 दर्जन लड़कियां लाइंड अप है, वो मतलब चेहरा उस तरफ, बैक से इस तरफ, और बैक्स खुले हुए, और एक बंदा एक इंजेक्शन लेके सबको एक ही इंजेक्शन से वो इंजेक्शन लगाता जा रहा है। तो मैं, अगर आपको आपको इतना प्रभाव है, आप लोगों का साल्वेशन करते हैं, आप सोल्स को रिक्लेम करते हैं, तो भाई फिर अगर आपका इतना प्रभाव है तो आप ओपीएम भी तो बंद करवा बंद सकते करवा, हैं। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। अब ये मणिपुर का क्या जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आपको मैं बताया कि ये ड्रग्स यूज करते थे, ये सॉरी ओपियम कल्टीवेशन, जंगल काट काट के वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1,26,000 एकड़। तो जो वहाँ के एन बिरेन जो चीफ है, उन्होंने कहा कि अ, ये हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 90s में ड्रग अभी अपनी पीक पे था। कितने मतलब HIV पॉजिटिव लोग वहां पे, बिकॉज ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं होता है। तो एन बीरेन सिंह जो वहां पे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं मेनेस को खत्म करूंगा। तो उन्होंने कार्रवाई शुरू की, 15,000 एकड़ से ज्यादा ड्रग्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। जब डिस्ट्रॉय किए, उस समय से ये आपका नर्को टेरर जो है, नर्को टेररिज्म जो पंजाब में आपने देखा, वो यहाँ पे नर्को टेररिज्म शुरू हो गया। शुरू हो गया। और अब नर्को टेररिज्म का ये आलम है कि आप देख रहे हैं कि वहां पे ड्रोन्स आ गए, ड्रोन से हमले हुए। अब ड्रोन्स के बाद आपके ये आपके रॉकेट्स, और ऐसे ऐसे रॉकेट जो 5 किलोमीटर दूर से फायर फायर कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है वेस्टर्न म्यांमार में पहले से यूज हो रहा अब यहाँ शिफ्ट हो है, गया। अब यहाँ यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस सारा जो वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल मणिपुर इंटेग्रिटी करके, हाँ, को फॉर्म करके, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटेग्रिटी ऐसे करके, उसके हेड ने बोला अमित शाह को कि ये मामला कुछ नहीं, बल्कि ये बस नार्को टेररिज्म का मामला है। दूसरा क्या है, आप एक और पहलू, जो मैं पहले भी इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, कि जो ये एरिया है आपका, मणिपुर के कुछ एरिया, जिरीबोम, चूराचांदपुर, टांगलिंग मांग, ये एरिया जो है, ये ऑयल और गैस पे बहुत रिच, अच्छा। बहुत रिच। और उखरूल के कुछ इलाके हैं, वो रेयर अर्थ मटेरियल में, जो जो प्लेटिनियम के फैमिली के हैं, उसमें बहुत सा है, बहुत रिच। तो यहाँ पर काफी एक्सप्लोरेशन चल रहा था। एक नेदरलैंड्स की फर्म है, जुबली, हाँ, जुबली फर्म करके वो यहाँ पे काम कर रही थी, और ओएनजीसी के थ्रू ही उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये 2010 की बात कर रहा हूँ। वहाँ जितने ये लोग मिलके ये ग्रुप्स तैयार किए गए, और चर्च भी इसमें बहुत एक्टिव हो गया, जैसे कि मेघालय में, कि वहाँ पर आप बहुत गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी का यूरेनियम है,
तो चर्च आपको वो एक्सट्रैक्ट, ये सब बाहर में जैसे कुंडाकुलम में आते हैं, ये सब चर्च का वो सब ये कि न्यूक्लियर एनर्जी नहीं देना है, मतलब ये करना है, एनवायरनमेंट का, ये इनको एनवायरनमेंट से क्या लेना देना। सही बात। एक बात मैं बताऊं, ये बताइए कि चर्च को क्यों देश से प्रेम होगा? एक बात बता दीजिए, वाई शुड द चर्च बी, आधे बॉर्डर, क्या इनको भारत और भारत के लोगों के लिए प्रेम? मतलब भी नहीं सर। मैं अभी एक वो राजीव मल्होत्रा साहब हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, ब्रेकिंग इंडिया, ये वो। उनका एक कहना है कि भारत में ये जो माइनॉरिटी शब्द है, ये बिल्कुल इसको मिस कैरेक्टराइज किया गया है। उनका कहना है कि ये शब्द को हमने इतना एब्यूज किया है, माइनॉरिटी शब्द को, कि जो यहाँ पर अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, उनकी तार जो है, उनकी तार जो है जुड़ी हुई है कोई पावरफुल मेजॉरिटी से। हम्म। यानी कि यहाँ अगर कोई मदरसा है, कोई चर्च है, तो उसकी तार हिंदुस्तान में नहीं है, वो गवर्न कहीं और से हो रहा हाँ है, बिल्कुल सर, तो सर। माइनॉरिटी कैसे हो गया? हाँ। जैसे कि आ, आप वेटिकन को ले लीजिए। वेटिकन एक देश है भाई साहब, हम्म। और जो यहाँ जितने बिशप अपॉइंट होते हैं, उनका कहना है बिशप अपॉइंट होते हैं पूरे चर्चेज में इंडिया में, वो वेटिकन से कंट्रोल होता है। यानी कि ये एक तरह के देश के काउंसिलेट्स की तरह है ये चर्चेस। हम्म। इनका इन पर नियंत्रण, इनकी फंडिंग, इनकी चाहे ये यहां से भी फंड करते होंगे, ठीक है ना, ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग, ये सब जो है ये वो वेटिकन से होती है। तो ये तो एक तरह से ये बाहर के लोग हैं, हम्म। इनका हिंदुस्तान से कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। तो चाइना उनके जो राजीव मल्होत्रा कहते हैं, इस मामले में चाइना बड़ा बुद्धिमान है। उसने कोई नहीं, सब दर्द, ये आप बाइबल ये करो, आप चर्च रहेंगे, पूजा होंगे, लेकिन आपके तार कहीं से हम नहीं, वो बाहर के तार नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने देखा कि तुम वेटिकन से बात करो, उधर सीधे अंदर डाल देंगे तुम। बिल्कुल सही बात। समझ रहे हो आप? हाँ। सो दैट इज वाई जब ये लोग हम कह रहे हैं ना कि इनको क्या फर्क पड़ता है, अच्छा चर्चेज उस तरफ भी है म्यांमार, क्योंकि ये लोग सोशियोलॉजिकली एक है, और जब ये दिस फिनोमिनन ऑफ क्रिश्चियनिटी जब वहां पे आया, तो राहुल गांधी, जब आज मैं राहुल गांधी का मैं वो देख रहा था कि ये सरकार जो है वो आ, केवल एक एक धर्म को सुपीरियर मानती है। पहले तो उसको बता दूं मैं कि धर्म एक ही है, और वो है सनातन, बाकी मजहब है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, सनातन जो है वो कन्वर्जन में नहीं बिलीव करती, हम्म। ठीक है ना, वो एक्सपेंशन में नहीं बिलीव करती, ठीक है। उसका कोई एक वो किताब, वो कोई एक किताब की वो आस्था नहीं है सब, तो ये सब चीजें इन दोनों को कंपेयर करना, और हमारी, क्योंकि हमारी मिट्टी में यहीं पे है भाई। हम जब मैं हमेशा बात करता हूँ अपने सेग्रेट ज्योग्राफी की, हमारी तो गंगा है, यमुना है, हमारा हिमालय है, ठीक है, शिव का वास वहां होता था, गंगा हमारे लिए माता है, पूरा एक रामायण सर्किट है, ठीक है। जो माता सती के जो पार्ट्स गिरे, तो वो शक्ति स्थल कहाँ कहाँ, यहाँ से लेके बांग्लादेश से बलूचिस्तान कहाँ तक गिरे हुए हैं। हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं नॉर्थ से साउथ में है, एक लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है। हमारे 4 शंकराचार्य हैं जो स्थापित किए गए थे, आदि शंकराचार्य। तो हमारा तो पूरा, हम तो यही है, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं वो खुशबू आती है हमारी मिट्टी से, हमारी सनातन को लेके। लेकिन वहां पर ये चर्च, अब ये चर्च आप बताओ, ये लोग कहते हैं कि चर्च को कि ये करते हैं वो करते हैं,
चर्च क्यों आपको बताएगा कि यहाँ पर हमारे जो इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट से। हम्म। अर्जुन की जो एक पत्नी थी वो मणिपुरी थी, जिसका नाम था चित्रांगदा थी। हम्म। मणिपुर जो था वो एक वैष्णवाइट स्टेट था, ये क्यों बताएंगे आपको? बिल्कुल। वो तो आपको बताएंगे कि आप भूखे नंगे हो। और तभी ये राहुल गांधी वहां पर गए, और तभी ये लोग मणिपुर में, ये जितने आधे वेल में आके मणिपुर मणिपुर, इनको कोई थोड़ी है। ना, मणिपुर से कोई लेना देना थोड़ी ना इनको। अगर मैं मेंबर ऑफ हाँ। पार्लियामेंट होता और मेरा लीडर अगर कहता ना कि वेल में जाके इस तरह के नारे लगाओ, और मतलब जैसे बंधुआ मजदूर की तरह, ठीक है, मैं तो उस लूटर को जाके मैं चप्पल से मारता। आई एम हम्म। आई एम टेलिंग यू, अगर मैं पॉलिटिक्स में होता, मेरा लीडर अगर हमको बोलता कि तुम लोग वेल में आओ, तो मेरे यही संस्कार है। उनके तो वही है। हाँ? चप्पल से मारता मैं, उनका लीडर भी वैसा, उनके वो भी किसी का होता। भी हो। हाँ। कोई भी लीडर जो अपने, यार तुम तो बाहर में जाकर लोगों पे बड़ा तड़ी मारते हो कि मैं बड़ा नेता हूँ, कहाँ पहिए हो, हम्म। और एक यहाँ विदेशी महिला के कहने पे तुम वेल पे आ जाते हो। हाँ? तो ये जो मणिपुर मणिपुर मणिपुर, ये जो लोग कह रहे, तो ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, ड्रग वहां पे होगा। भी ड्रग आएगा, और ड्रग। जहां ड्रग ट्रेड आएगा, चर्च। वहां नहीं, वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं झारखंड में गया था, डाल्टेनगंज, मुझे याद है, मुझे कुछ लोग आए, वो लड़के स्टूडेंट्स की, सर देखिए जो ये अफीम की खेती करवा रहे हैं, चलिए मेरे साथ आपको दिखाता। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। मैं बोला यार तुम लोग नौजवान हो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो? किससे डर रहे हो आप? अब मेरा सवाल क्या है कि मणिपुर के संदर्भ में, कि एक आर के इमो सिंह है, एमएलए है बीजेपी के, और वो दामाद भी हैं उनके, रणवीर सिंह के। एन बीरेन सिंह। तो उन्होंने अमित शाह को एक कम्युनिकेशन भेजा कि आपके 60,000 80,000 जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग हैं यहाँ पर, मतलब सिक्योरिटी apparatus है, आप फिर भी ये हमले हो रहे हैं, और वो मूक दर्शक बन के देखते रहे, हम इनका रहने का फायदा क्या, हमको मणिपुर पुलिस को दे दो आप, ये, और हमको यूनिफाइड कमांड भी हमारे नीचे दे दो, तमाम इत्यादि बातें। तब हमारे यहाँ की नहीं, हम कुकी, और इसमें हम कैसे हम वो करें, हमको न्यूट्रल दिखना चाहिए, हमको नॉन पार्टी। तो भाई उस पर कार्रवाई कर लो जो अफीम उगा रहा है। हम्म। आप ठीक है, आप वो कार्रवाई मत करो, सैन्य कार्रवाई जो है वो आप, वो अपना कीजिए। लेकिन मेरा यही सुझाव है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ओपीएम कल्टीवेशन, आपके पास इतनी जब सेना है, केवल आप उनसे ये डिस्ट्रॉय करवा दो पूरे ओपीएम फील्ड, और देखिए कि इनका बैकबोन जो है अपने आप टूट जाएगा। और ये चर्चिस जो का क्या चीन, होगा? ये आपको मालूम है, चीन चीन का एक ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये जो कुकीज का, एंड ये खालिस्तानी से भी मिले हुए हैं ये लोग। क्योंकि ड्रग ट्रेड है तो जुड़ेंगे। दैट इज द डेंजरस पार्ट। अब मैंने आपसे गोल्डन गोल्डन इसकी बात की, गोल्डन ट्रायंगल। ट्रायंगल की। मैंने कहा था कि वियतनाम वॉर हुआ तो गोल्डन ट्रायंगल आया। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन 10 साल जब चले रहे, और ये जब ये पूरा जिहादी मशीनरी तैयार किया ना, तो साथ साथ ये ना, ये ड्रग ट्रेड जो है वो धीरे धीरे पनपता गया, ओपीएम कल्टीवेशन बढ़ता गया, और फिर उस एरिया का नाम हो गया गोल्डन क्रिसेंट। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, एंड समवेयर लिंक टू सेंट्रल एशिया ऑल्सो। तो आज जो आप पंजाब में देख रहे हैं जो ड्रग्स आ रहा है, वो सारा का सारा गोल्डन ट्रायंगल से है। जो इधर से आ रहा है, ये जो शिफ्ट हुआ, सॉरी गोल्डन क्रिसेंट से आ रहा है, क्रिसेंट से, क्रिसेंट पंजाब क्रिसेंट से। से आ रहा है, ठीक है ना। और जो इधर आया है आपका, वो गोल्डन ट्रायंगल जो है उसके कुछ जो पोर्शन है वो शिफ्ट कर गया है मणिपुर और तो म्यांमार। इसीलिए आपको इस पे क्रैक डाउन करना होगा। और अगर लेकिन है क्या, अब आप पूछेंगे कि हम क्यों नहीं क्रैक डाउन कर पा रहे? अरे साहब, इनकी कारें, इतना पैसा,
इनकी इनकी पैठ पॉलिटिक्स में आपको मालूम है कितने नेताओं का नाम आया है। ठीक है ना, पंजाब में हम लोग, इट्स अ कॉमन नॉलेज। लोग हमारे सिक्योरिटी अपरेटस में कुछ कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बॉलीवुड तो पूरा मतलब इसमें फैला हुआ है ये इनसे, राइट फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन टू, वो जो चाहते हैं वो कहानियां बनवाते हैं, जो चाहे वो स्टोरी लिखा जाता है इस तरीके से, तो उनका वहां भी बिल्कुल पेनिट्रेशन है। ठीक है। तो एक अभी क्या है कि आपने अ, एक पूरी जनरेशन को पंजाब में खत्म कर दिया। और इसका ये एक ये था कि वहां पर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ कई कारणों के कारण। गोल्ड स्मगलिंग खत्म हो गया जो पहले होता था। और जब ये ड्रग्स लेने लगे ये लोग, तो फिर ये किसी काम के रह ही नहीं। तो ये इनडायरेक्टली ये ड्रग ट्रेड जो है इतना ल्यूक्रेटिव ट्रेड है। आपको मालूम है ना ये शहजादे को बॉस्टन में क्यों रोका गया? बिल्कुल सर, वो इसका ब्रजेश इसका मिश्रा ने छुड़वाया था नहीं उस नहीं, समय। किस उसमें वो इसके पास से मादक पदार्थ भी मिले थे। ठीक है। इसकी जो गर्लफ्रेंड जो है कोलंबियन जो है, वो भी एक ड्रग उसके लॉर्ड की बेटी है, कोलंबियन ड्रग लॉर्ड की। और ये उधर मणिपुर। ठीक है। और पार्लियामेंट में मणिपुर 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 मणिपुर। आपने देखा, नाउ यू सी द एंटायर करेक्शन। बिल्कुल सर। तो मैं यही आपको ये को रिलेशन में, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ड्रग ट्रेड, बैन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, इसका इसका मैं आपको जस्ट इससे मैं सोचा कि इससे आपके दर्शकों को मैं बिल्कुल सर। सेंसिटाइज कर दूं। व्यूअर्स, सिंह साहब ने ड्रग को लेके चर्चिज का रोल, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, सब समझाया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सर। थैंक